हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु सीबीएसई 10th में। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जो कि आप लोगों की कौन सी एक्सरसाइज है भाई? एक्सरसाइज 5.1 के बारे में पूरा अपन लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ जल्दी से। एक एक क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। कुछ दिक्कत होती होगी ना यार इस चैप्टर में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है ना, मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो हमारी 79% ऑफ की सेल चल रही है इस इंडिपेंडेंस डे पे। तो ये सेल सिर्फ और सिर्फ वैलिड है भाई 17 अगस्त में। इस सेल के अंदर आप लोगों ने वेदांतु का अगर कोई भी कोर्स बाय किया ना, तो उस पे आप लोगों को 79% ऑफ मिल जाएगा। कोई भी कोर्स, जेई नीट भैया दीदी वाले होंगे ना कोई, तो जेई नीट हो, सीबीएसई 9th हो, 10th हो, आईसीएसई हो, हर कोर्स पर आप लोगों को इतना परसेंट ऑफ मिल जाएगा। दूसरी बात, तो दो सरप्राइजेस थे, एक पहला बता दिया, दूसरा रिवील कर रहा हूं कि हमारा ना एक एमवी सेट नाम का स्कॉलरशिप टेस्ट है। सबसे पहले आप एमवी सेट का मतलब समझो, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अब आप लोग इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है, आप लोगों को क्या क्या चीजें होंगी, मैं आप लोगों को पूरा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूं। देखो, सबसे पहले तो जो इनकी टेस्ट की डेट्स है वो है 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर। ये पूरा का पूरा ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें भाई कि इसमें इस टेस्ट को देने से फायदा क्या, तो देखो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हो। क्या भाई, अगर हम लोग 9th 10th मतलब 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th एंड 12th, हर एक बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है। ठीक है, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाल दिया है, आप लोग जाके जल्दी भरो। कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, ऑफलाइन सेंटर्स जो भी आसपास का पड़ेगा आप लोग वो डाल देना। साथ साथ में आप लोगों को यहां पर अवार्ड्स मिलेंगे, ठीक है, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप लोगों को कैश प्राइजेस मिल सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स मिल सकती है, आईफोन्स मिल सकते हैं अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं मिलेगा आप लोगों को, और मिलेंगे हमारे कोर्सेज, वो भी बिल्कुल फ्री। 1-on-1 काउंसलिंग, हमारे स्टडी मटेरियल सारे के सारे फ्री मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाओ और फॉर्म को तुरंत भरो। चलो, अब अगर हम लोग बात करें यार हमारे इस प्यारे से चैप्टर की, तो आप लोगों को ना कुछ कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें जैसे देखो, एक्सियम्स और पोस्टुलेट, एक्सियम्स हमने जितने पढ़े और पोस्टुलेट्स हमने जितने पढ़े, वो सारे के सारे आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर बनाने की सोचना भी मत, क्योंकि नहीं बनेगा फिर। ठीक है, चलो आ जाओ, तो जल्दी से अब हम लोग चीजों को शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो क्या बोलता है, वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है और कौन सा गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप लोगों को रीजन बताने इन सारी चीजों के। ठीक है, बता देंगे, तो एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन ही इसने क्या बोल दिया कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है क्या, एक सिंगल पॉइंट से। मैंने यहां पर ना एक पॉइंट बनाया, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने एक पॉइंट बनाया। अब इस पॉइंट से क्या एक सिंगल लाइन ही पास हो सकती है? नहीं। ये देखो, एक लाइन पास हो गई है ना, ये देखो दूसरी लाइन पास हो गई, ये देखो तीसरी लाइन पास हो गई, ये देखो चौथी लाइन पास हो गई। तो एक पॉइंट से क्या सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है? नहीं, बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को पता चल गया कि भाई साहब ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है, धोखा दिया इसने, ये तो गलत बात कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड को पढ़ते हैं। सेकंड क्या बोलता है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। ये पहले वाले का सॉल्यूशन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरे वाले की बात करते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट। चाहे यहां लिया तो यहां ले लो, यहां लिया तो यहां ले लो, यहां लिया तो वहां ले लो, वहां लिया तो यहां ले लो, कहीं पर भी सिर्फ दो पॉइंट्स होने चाहिए। अब यहां पर दो पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? क्या बोल रहा है? बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। नहीं, दो लाइन से सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है।
और ये बोल रहा है बहुत सारी बन सकती है, 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है, और इसी को आप लाइन सेगमेंट बोलोगे। क्लियर है? तो ये बहुत सारी बोल रहा था, डेट मीन्स ये भाई साहब क्या है, दोगेश भाई यहां पर झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है अपन लोगों को। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब जरा थर्ड वाली की बात करते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ ऑन दी साइड्स, है ना। मतलब क्या हुआ इसका मतलब है टर्मिनेटेड लाइन तो आप लोगों ने पढ़ा है, टर्मिनेटेड लाइन जिसको आगे हम लोगों ने क्या बोल दिया था, लाइन सेगमेंट कह दिया था, याद तो आप लोगों को रहता है। तो जो टर्मिनेटेड लाइन होती है ना, टर्मिनेटेड लाइन यानी कि ऐसा, ये ऐसा 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 टर्मिनेटेड लाइन, समझना, टर्मिनेटेड लाइन जिसको हमने ऐसे बनाया था, है ना। तो ये टर्मिनेटेड लाइन को क्या आप दोनों एंड से बढ़ा सकते हो, यानी कि इसको हम लोगों ने इधर से बढ़ा दिया और इसको हम लोगों ने इधर से बढ़ा दिया, क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल है ये तो एक टर्मिनेटेड लाइन यानी कि एक लाइन सेगमेंट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली ऑन बोथ दी साइड्स, मतलब इस इधर से देखा जाए तो यहां, इधर से देखा जाए तो यहां। तो ये टूरू बात है, ओ मा गो टूरू, है ना, ये तो टूरू, आगे नहीं बोलूंगा मैं। चलो, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर दो, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि 2 सर्कल इक्वल है? 2 सर्कल इक्वल यानी 2 सर्कल इक्वल यानी कि एक सर्कल मैंने बनाया ऐसा, हाँ, एक सर्कल मैंने बनाया ऐसा और एक सर्कल मैंने बनाया ऐसा, और इस वाले का मैंने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक सर्कल है ए और दूसरा सर्कल है बी, एक सर्कल है ए और दूसरा सर्कल क्या है, दूसरा सर्कल है बी। तो 2 सर्कल अगर इक्वल है तो क्या उनकी रेडियस भी इक्वल होगी? भाई 2 सर्कल अगर इक्वल है तो उनकी रेडियस भी इक्वल ही होगी ना। मतलब अब इधर क्या लगा, कैसे पता किया आपने? मैं बताता हूं। हम लोगों ने ना कुछ एक्सियम्स को पढ़ा था, मैं आप लोगों को एक्सियम के पास भी लेके चलूंगा। देखो एक्सियम्स के पास भी लेके चलूंगा, आप टेंशन मत लेना। यहां पर सम ऑफ द एक्सियम्स आर, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने एक एक्सियम पढ़ा था कि थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका क्या मतलब है? जो दो चीजें ना अगर वो कॉन्साइड कर रही हैं, या फिर दो नहीं, जरूरी नहीं है दो होंगी, बहुत सारी चीजें अगर कॉइंसाइड कर रही है ना तो वो एक दूसरे के बराबर है। यानी क्या? अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉइंसाइड का क्या मतलब है? सर कॉइंसाइड का मतलब है कि जब इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे, तो सर पीछे वाला सर्कल छुप जाएगा। मैं नहीं मानता सर, मैंने बोला व्हाइट वाले सर्कल को उठाया और ये देखो पिंक वाले के ऊपर रख दिया, क्या पिंक वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो दो चीजें अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं तो वो दोनों चीजें एक दूसरे की इक्वल होती हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा इसने क्या बोला कि भाई साहब 2 सर्कल इक्वल हैं, तो सिंपल सी बात है ना, अगर वो दोनों इक्वल हैं यानी इक्वल एरिया के हैं, और अगर इक्वल एरिया के तो उन लोगों की रेडियस तो इक्वल होगी ना रे बाबा, है ना। तो रेडियस तो इक्वल होगी। ट्रू बात है, बिल्कुल सच बात है। अब यहां पर इन फिगर ए बी बराबर पी क्यू, अब कहीं ना कहीं आपके पास ये वाला फिगर की बात कर रहा है वो, तो ये है 5th वाला क्वेश्चन। अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, अगर ए बी, ये वाला पूरा ए बी, सुनना कौन सा वाले ए बी की बात कर रहा हूं, ये वाला पूरा ए बी अगर पी क्यू के बराबर है, और अगर पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, क्या बोला मैंने? अगर पी क्यू एक्स वाई के बराबर है तो आप लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ए बी एक्स वाई के बराबर है। क्या? कि ए बी एक्स वाई के बराबर है। आप समझो, ऐसे समझो। ए भाई तुम कहां गए? यहां गए, ठीक है। ऐसे समझो, ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है। ए बी पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई भी क्या है? एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है। एक सेकेंड यार, हाँ अभी ठीक है। ए बी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है। तो थिंग्स, समझना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स एक ये और एक ये, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि ये इसके इक्वल है,
ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है ना यार, सिंपल सी बात है। अब ये हुआ तो हुआ कैसे, कहीं ना कहीं ए बी पी क्यू के बराबर था, है ना, और एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर था। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये भी पी क्यू के बराबर है, ये भी पी क्यू के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए बी बराबर हो जाएगा किसके, एक्स वाई के। लेकिन यहां पर आप लोगों को रीजन तो लगेगा। अब रीजन क्या बोलोगे, रीजन बोलोगे बाय एक्सियम, कौन सा वाला, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। यही लिख देना, लिख देना। ये देखो एक्सियम, एक एक्सियम पढ़ाया था अगर याद हो तो, हाँ, इफ द टू थिंग्स आर इक्वल टू अ कॉमन थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर, यानी वो दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। तो यहां पर बस एक्सियम 1 करके लिख दूं क्या, समझ जाओगे कि एक्सियम 1 की बात हो रही है मियां, हाँ, कि एक्सियम 1 की बात हो रही है भाई साहब। चलो हो गया। तो कहीं ना कहीं ए बी एक्स वाई के बराबर है, ये बात भी क्या है, ये बात भी सही है। हो गए सारे के सारे। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लो, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जल्दी हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अपने को। अब कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछिया कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। आपको कुछ डेफिनेशंस लिखने को बोल दिया है इन लोगों की, और आपसे ये भी पूछा है क्या कुछ ऐसे अदर टर्म्स हैं कि उनको डिफाइन करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल ऐसे जरूरी है भाई, जिनको इनसे भी पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अब वो चीजें कौन कौन सी मैं बताता हूं, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। अब कौन कौन सी वो चीजें हैं और उन्हें भी डिफाइन करो। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनसे भी पहले आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई पॉइंट क्या है, क्योंकि जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट क्या था। अब लेकिन पॉइंट से भी पहले आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक लाइन क्या है, लाइन से भी पहले आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि लाइन सेगमेंट क्या है, और लाइन सेगमेंट से भी पहले आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा मतलब कि सरफेस क्या है। तो ये चारों की चारों चीजें आप लोगों को डिफाइन तो करनी पड़ेगी। एक एक चीज को अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं पॉइंट को। एक एक्चुअली पॉइंट होता क्या है सर, कुछ भी नहीं है, बस ऐसा बना दो, बस ऐसा बना दो, ये पॉइंट हो गया। तो पॉइंट को डिफाइन कैसे करें यार, डिफाइन करना पड़ेगा ना, डिफाइन कैसे करें। तो अ पॉइंट इज समथिंग, सुनना, अ पॉइंट इज समथिंग विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट वो चीज है, एक पॉइंट वो चीज है जो किसी का पार्ट नहीं है। एक पॉइंट वो चीज है जो किसी का पार्ट नहीं है। अ पॉइंट इज समथिंग, a point is something which has no part, ठीक है, which has no part। एक पॉइंट वो चीज होती है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। तो इसको हम लोग एक फाइन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिख देता हूं कि इट इज रिप्रेजेंटेड, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट। इसको हटा ही देते हैं, अ फाइन डॉट, यानी कि समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा हम लोग डिफाइन करते हैं एक पॉइंट को, अगर हम लोगों को डिफाइन करना रहा तो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट आज आप लोगों को पता चल गया आखिरकार कि भाई साहब पॉइंट होता क्या है ना, बहुत शानदार। अब हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा क्या, चलो पॉइंट को तो डिफाइन कर दिया। पॉइंट को डिफाइन करने के बाद अब हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक लाइन क्या होती है। क्या, एक लाइन क्या होती है, लाइन। तो आ जाओ जरा लाइन को डिफाइन करते हैं। किसको, लाइन को। तो लाइन क्या होती है मेरे दोस्त, कुछ पता है क्या आप लोगों को लाइन के बारे में। तो सर अ लाइन विच हैज लेंथ बट नो ब्रेड्थ, ठीक है। अ लाइन इज समथिंग, अ लाइन इज डिफाइंड, a line is defined as which has length but no breadth। एक लाइन के पास पता है क्या होता है, एक लाइन के पास सिर्फ उसकी लेंथ होती है पर उसकी ब्रेड्थ नहीं होती है। एक लाइन के पास क्या होता है,
और देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं समथिंग कुछ इससे, इससे ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास लाइन, और लाइन की सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है पर उसकी चौड़ाई नहीं होती। एक लाइन की सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो सकती है पर उसकी चौड़ाई नहीं होती। तो यही लिखा, अ लाइन इज डिफाइंड एज विच हैज लेंथ बट नो ब्रेड्थ, है ना। एक लाइन को डिफाइंड ऐसे कर सकते हैं कि विच हैज लेंथ बट नो ब्रेड्थ, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, ध्यान से देख लेना, ए बी पर ऐसा बना देना, ए बी ऐसा बनाना और ऐसा बना देना, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास दूसरी चीज जो कि क्या थी, लाइन के बारे में। अब लाइन के बारे में भी हम लोगों ने लिख दिया, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब गुरुजी अब इतना बता दिया है अगर आपने, तो ये भी बता दो कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। बताता हूं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो लाइन सेगमेंट बेसिकली लाइन का ही पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट इज डिफाइंड, या फिर अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट फिक्स्ड। क्या लिखना, क्या लिखना कि अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन ऐसे, अच्छा ठीक है, ऑफ अ लाइन with both end points, with both end points fixed। यानी मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है लाइन का। एक लाइन बनाया हमने, लो हमने क्या करा, हमने एक लाइन बना लिया, मैंने एक लाइन बना लिया। अब इसी लाइन का मैं क्या बोल रहा हूं कि इसी लाइन का तो पार्ट है ये एक लाइन है ना, ये पूरी एक लाइन बोलोगे आप लोग। लाइन क्या होता है सर, लाइन होता है जो आगे तक चलती जाती है, जिसका दोनों साइड से कोई एंड ही नहीं है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है कि फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है, 5 सेंटीमीटर तो लाइन सेगमेंट है, 2 सेंटीमीटर तो वो लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर इनडिफाइनाइटली बनाना है, इनफाइनाइटली लेंथ की बनाना है, तो वो होगा लाइन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि इसके एंड पॉइंट्स को हम फिक्स्ड कर देते हैं, फिक्स्ड मतलब, फिक्स्ड मतलब कि मैंने बोला भाई मेरे को इतना ही चाहिए, मुझे यहां से लेकर सिर्फ इतना ही चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हो ए बी, ए बी यहां पर क्या है, ए बी यहां पर लाइन सेगमेंट है। और आप लोग इसको रिप्रेजेंट समथिंग कुछ ऐसे करते हो, देखो देखो ऐसे करते हो, ए बी के ऊपर फिक्स्ड लाइन, बस और कुछ नहीं है। इसको ऐसे करते थे लाइन को, ये लाइन सेगमेंट को आप लोग ऐसे करोगे, और इसको मैं उठा के कहां पर रख देता हूं मेरे दोस्त, यहां पर रख देता हूं। आ जाओ, बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया मजा आता है मुझे तो। मैथ्स जब मैं करता हूं ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं दिल से करता हूं, मैं दिल से करता हूं। अब मैं आप लोगों को एक बात सिखाना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी कुछ चीजों को दिल से करोगे ना, तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट को डिफाइन कर दिया, लाइन को डिफाइन कर दिया, लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर दिया। अब बचा है हमारे पास सरफेस, तो सरफेस को भी डिफाइन कर देंगे, वरना इस भाई को बुरा लग जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को सरफेस को डिफाइन करना है तो आप लोगों को कुछ बातों को और डिफाइन करना पड़ सकता है। जैसे बेसिकली सरफेस क्या है, एक सरफेस क्या है, एक बोर्ड यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है, ये एक सरफेस है। अब सरफेस कोई भी चीज क्या होती है जो सरफेस को, सरफेस का एरिया घेरे बेसिकली। जैसे कि ये हाथ को अगर मैं जमीन पर रख दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक सरफेस है जो कुछ ना कुछ एरिया को घेरेगा। अच्छा, सरफेस बेसिकली क्या होता है, किसी भी सरफेस का, किसी भी सरफेस का कोई ना कोई लेंथ होता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करते हैं, चलो आज एक काम करते हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है ना, आ जाओ एक काम करते हैं, ये ठीक है, एक लाइन बनाई। उसके बाद फिर मैंने, मेरे को और गुस्सा आया, मैंने एक लाइन और बना दी। गुस्से में क्या कर रहे हो सर आप? मैंने बोला लाइन ही लाइन बना रहा हूं, लाइन ही लाइन बना रहा हूं। उसके बाद मैंने क्या करा, या फिर रुक जाओ, इसको मत लो, इसको लो, इसी के कलर को चेंज करते जाएंगे अपन, ठीक है। इसी के कलर को ग्रीन कर दिया, फिर कॉपी किया तो हमने इसके नीचे रखा, इसके कलर को हम लोगों ने येलो कर दिया, फिर कॉपी किया,
फिर हम लोगों ने इसको यहां रखा, तो हम लोगों ने क्या करा, इसका कलर पिंक कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, ये एक सरफेस हो गया। क्या हो गया, ये एक सरफेस हो गया। आपको दिख रहा होगा, आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा कि भाई साहब किशोर सर, ये तो एक सरफेस के बारे में बात कर दी। ये क्या बात कर दी आपने, ये तो एक सरफेस के बारे में बात कर दी। मैंने पूछा कैसे, तो आपने बोला सर देखो, इसके पास एक लेंथ है, इसके पास क्या है, इसके पास एक लेंथ है, और क्या है, और इसके पास एक ब्रेड्थ है। तो यहां पर हम लोगों ने किसकी बात कर दी, जब बहुत सारी लाइनों को मिलाते गए एक दूसरे के ऊपर रखते गए तो एक सरफेस बन गया। तो अ सरफेस इज समथिंग व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, है ना। एक सरफेस के पास क्या होगा, एक सरफेस के पास उसकी लेंथ होगी और तो और ब्रेड्थ होगा। बस क्लियर सी इतनी सी बात है। अ सरफेस इज डिफाइंड एज which has length and breadth। बस सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैंने बोला कि ये ए बोल देता हूं, ये बी बोल देता हूं, ये सी बोल देता हूं और ये डी बोल देता हूं। तो कहीं ना कहीं ये एबीसीडी क्या हो जाएगा, एबीसीडी एक सरफेस हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनको डिफाइन किया। अरे चचा, हमें तो डिफाइन करना है इन लोगों को। तो अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं भाई साहब, इनको डिफाइन करते हैं। चलो आ जाओ, इसके बाद तो बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएंगी चीजें, है ना। तो ये सारे का अगर आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की चीजों की बात करेंगे। यानी कि अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। तो यहां पर अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जल्दी से जल्दी सबसे पहले अब आप लोगों को डिफाइन करना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बेसिकली क्या होती हैं सर, ऐसी होती हैं कि एक दो ऐसी लाइन होती हैं जिनके बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है। टू लाइंस are said to be parallel, two lines are said to be parallel if they have no common point, if they have no common point। बस अब पैरेलल लाइंस कैसे बनती है वो भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। एक ऐसी बना लेना लाइन, ठीक है, और एक इसी को कॉपी करके इधर ले आना, तो इसका कलर चेंज कर देंगे हम लोग, ग्रीन कर देंगे। लो बस ये हो गई आपके पास दो पैरेलल लाइंस। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसानी से आप लोगों को पैरेलल लाइंस के बारे में समझ में आ गया होगा। ये अगर मैं बोल रहा हूं ए बी, तो इधर मैंने इसको बोल दिया पी क्यू। थोड़ा जल्दी करते हैं ना, क्योंकि इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, सिंपल सा हलवा सा चैप्टर है। फालतू क्यों इतना टाइम लेके हम लोग करेंगे, जल्दी से निपटाएंगे इन चीजों को, बहुत आसान सी चीज है। चलो पैरेलल लाइंस के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे मेरे दोस्त, अब हम लोग देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या चीज होती है। तो परपेंडिकुलर लाइंस बेसिकली क्या है कि सर दो लाइंस, देखो आप समझो, क्लियरिटी लाओ, दो लाइन जिसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था। अब परपेंडिकुलर को कैसे डिफाइन करोगे, दो लाइंस जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। क्या होगा, ऐसी दो लाइंस परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो यहां पर भाई सिंपल सी डेफिनेशन कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर if they form a right angle, if they form a right angle between them, ठीक है। बस ऐसे करके आप लोगों को लिख देना है और कुछ भी नहीं करना भाई। दो लाइन को आप लोग परपेंडिकुलर कब बोलोगे, जब वो लोग 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी 90 डिग्री एक्चुअली क्या है, राइट एंगल ही तो है। 90 डिग्री क्या है, राइट एंगल ही तो है। बस सिंपल सी यही बात करनी है और कुछ भी नहीं। तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा 90 डिग्री का एंगल, और ऐसे करके आप लोग क्या बोल दोगे कि ये दो लाइन है। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसानी से आप लोगों ने यहां पर समझ लिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस का कंसेप्ट हो गया है यहां पर खत्म। अब इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं।
यहां पर कर देते हैं और यहां पर हम लोग खींचते हैं एक मस्त सी लाइन, जिसमें कि अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, कुछ और चीजों को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, आ जाओ। हाँ, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को ऑलरेडी मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है, लाइन सेगमेंट को मैं फिर से डिफाइन नहीं कर रहा, चलेगा? चलेगा सर। तो लाइन सेगमेंट को फिर से मैंने यहीं पे ही डिफाइन कर दिया है, क्योंकि कुछ चीजों को डिफाइन करने से पहले कुछ और चीजों को डिफाइन करना था, तो मैंने लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर दिया। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है, आ जाओ इसको डिफाइन करते हैं। फोर्थ वाला डिफाइन कर रहे हैं हम लोग सीधा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस बेसिकली क्या है, आप फिगर के थ्रू समझो, फिगर के थ्रू समझोगे तो बढ़िया क्लियरिटी आएगी। देखो, मैंने बोला यार एक सर्कल है, ठीक है, तो रेडियस बेसिकली सेंटर से लेकर सर्कल के सरफेस तक, ये एक डिस्टेंस होता है सेंटर से लेकर सर्कल के सरफेस तक, और इसी को तो आप लोग क्या बोलते हो, आर बोलते हो। आर यहां पर क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन, it is the distance between center to the surface of the circle। सिंपल है, सिंपल है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सरफेस ऑफ सर्कल। सरफेस ऑफ सर्कल लेट से मैंने इधर बोल दिया P, तो OP क्या है, OP है यहां पर रेडियस। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, पक्का। चलो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर OP हमारे पास क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा हमारे पास रेडियस। ठीक है, ये बढ़िया हो गया, है ना। अच्छा, अब अगर हम आगे की बात समझें तो आगे हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, आगे हमारे पास है आखिरी, जो कि फिफ्थ है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं एक स्क्वायर। अब एक स्क्वायर को कौन डिफाइन नहीं कर पाएगा भाई, स्क्वायर तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्या है बेसिकली, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और सारी साइड्स इक्वल होती है। बस इतना ही डिफाइन करना है कि ABCD अगर एक स्क्वायर है तो यहां पर हर एक एंगल होगा 90 डिग्री का। ये बात पक्की है? हाँ सर, बिल्कुल पक्की है। हर एक एंगल होगा 90 डिग्री का और हर एक साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी AB BC के बराबर, BC CD के बराबर और CD DA के बराबर। तो वही चीज लिखनी है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, शॉर्ट में लिखा क्वाड्रिलेटरल इन विच all angles कितने के, 90 डिग्री के, है ना, एंड all sides are equal या आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा भी करके लिख सकते हो। तो यहां पर जो जो चीजें निकली वो बता देता हूं शॉर्ट में। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सारे के सारे 90 डिग्री के, और AB जो है वो BC के बराबर है, और जो BC है वो CD के बराबर है, और जो CD है वो DA के बराबर है, यानी कि सारी की सारी साइड्स भी इक्वल। अब एक बार अच्छे तरीके से आप लोग चेक कर लो, मस्त तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? पक्का? अच्छे से एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए यार दोस्त। अगर एक एक चीज क्लियर होगी तभी आप लोग लाइक करना, वरना लाइक मत करना इस सेशन को। पक्का मैं तो बोल रहा हूं, लाइक ही मत करना, हटाओ, पर अच्छे से क्लियरिटी समझना। मस्त। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलो, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे, अच्छा ये भी आप लोगों ने कर ही लिया, सरफेस वगैरह भी मैंने डिफाइन करवा ही दिया। अब जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझो, पहले अच्छे से समझना है इसको, है ना। ठीक है सर, समझेंगे। कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको 2 पोस्टुलेट्स यहां पर क्या करने हैं, 2 पोस्टुलेट्स कंसीडर करने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A और B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज इन बिटवीन A और B। अच्छा भाई, ठीक है, हमने समझा। कहीं ना कहीं क्या बोला है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, 2 अलग अलग पॉइंट है A और B, और कहीं ना कहीं एक थर्ड पॉइंट C एग्जिस्ट करता है जो कि बीच में है A और B के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब क्या
कि भाई कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं 3 पॉइंट्स जो एक सेम लाइन पर नहीं है। कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं 3 पॉइंट जो कि सेम लाइन पर नहीं है। अरे बाप रे, अब इसने तो उलझा दिया सर, क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। मैंने बोला आगे पढ़ते, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? एक्सप्लेन। अब मेरी बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझना पहले, ठीक है, समझना पहले। भाई साहब इसने बोला कि आपके पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जिसका नाम है ए और बी, हमने इतना माना। अब कहीं ना कहीं बोल रहा है कि इनके बीच में एक एग्जिस्ट करता है पॉइंट सी, जो कि इतना पता है कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। अच्छा, अब मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई आपने अधूरी इंफॉर्मेशन दी है। अधूरी इंफॉर्मेशन कैसे दी कि अभी हम लोगों को इतना बोला ही नहीं है, हमें इतना बोला ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं कि ए और बी 2 पॉइंट है ना, तो लो एक प्लेन बनाया, एक दूसरा प्लेन बनाया, ठीक है, 2 अलग अलग प्लेन है। 2 अलग अलग प्लेन में आपके पास ए और बी पड़े, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इनके बीच में कहीं ना कहीं सी आ रहा हो, है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग तो एक चीज तो ये सोच रहे हैं, दूसरी चीज हम क्या सोच रहे हैं, दूसरी चीज हम ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं ए और बी नाम के, तो कहीं ना कहीं ए और बी को जोड़ दो। आपके दिमाग में भी यही चल रहा है, ए और बी को जोड़ दो, है ना, लाइन सेगमेंट बन गया। और सर अब सी क्या होगा, सी इसके बीच में होगा। तो हमारे हिसाब से तो यहां पर 2 कंडीशंस बन रही हैं, हमारे हिसाब से तो यहां पर 2 कंडीशंस बन रही है। उसने भी यही बोला, क्या ये पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? तो जो अनडिफाइंड टर्म्स थी वो मैंने आप लोगों को बोल दी कि यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म, जिसमें कि कौन कौन थी कि वी आर नॉट श्योर दैट ए और बी लाइज ऑन द सेम प्लेन और इन डिफरेंट प्लेन्स, पहली चीज। दूसरी चीज, आर दीज 2 पॉइंट्स फॉर्म अ लाइन सेगमेंट in which C is the midpoint या C is between them, तो ये चीज भी डिफाइंड नहीं थी। तो ये अनडिफाइंड चीज है, ठीक है। आप लोगों को लिखना है कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, यस, और जो 2 चीजें मैंने बताई वही सेम टू सेम लिखना। उसके बाद आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? अब क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? सबसे पहले तो आप लोगों को मतलब समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली कंसिस्टेंट को मैं पता है क्या बोलता हूं, आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आप लोग पहुंचोगे 10th में, तो आप लोग कंसिस्टेंट का मतलब समझोगे। कंसिस्टेंट एक वो चीज है जिसके एक से ज्यादा सॉल्यूशंस है, विच हैज एटलीस्ट एक सॉल्यूशन, बट बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक सॉल्यूशन पर बहुत सारे भी हो सकते हैं। एटलीस्ट एक यानी कम से कम एक तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंट है, यस दे आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है क्यों? क्योंकि जो ए और बी के बारे में यहां पर बातें चल रही हैं, ए और बी के बारे में वो बातें चल रही हैं, तो हम लोगों ने 2 कंडीशन देखी ना यार यहां पर। एक तो पोस्टुलेट ने भी सही से डिफाइन करके नहीं दिया, तो मुझे लग रहा है 2 केसेस हैं, हो सकता है आप एक और बना लो। तो कंसिस्टेंट तो है क्योंकि एटलीस्ट एक होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा तो 2 भी चलेंगे, तो 2 चलेंगे, इसलिए 2 आ गए हमारे पास, यानी कि कंसिस्टेंट है ना। कंसिस्टेंट यानी एटलीस्ट एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं, तो 2 निकले, ज्यादा से ज्यादा 2 निकले, तो 2 निकले, तो आपके पास ये क्या है गया, ये हो गया कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर ये कंसिस्टेंट तो है, ऐसा करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा खुद के वर्ड्स में। मैंने पूरा बता दिया, बस कॉपी में लिखना ही है, वरना अगर मैं लिखने बैठूंगा तो टाइम थोड़ा सा वक्त जाया हो जाएगा। और इस चैप्टर में मैं इतना टाइम देना नहीं चाह रहा यार, एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, पता 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा, आप खुद नहीं देखोगे, तो मैं लिखना नहीं चाह रहा, आप खुद ही लिखना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? क्या ये फॉलो हो रहा है यूक्लिड्स पोस्टुलेट से? नहीं भैया, ये पोस्टुलेट से तो हो ही नहीं रहा। पहली बात तो ये पोस्टुलेट है ही नहीं, ये तो एक्सियम्स है। ये क्या है? They are not postulates. They are not follow postulates. Even they are not postulates. मतलब ये लोग postulates है भी नहीं, बल्कि ये लोग कौन है? They are axiom. ठीक है, ऐसे लिख देना, They are axioms. ये लोग axioms है। होगी बात खत्म। क्लियर है?
क्लियर है? हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खल्लास। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर साइड में हट गया, ठीक है, ले लिया। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो कितने अच्छे से डिफाइन किया, कितने अच्छे से डिफाइन किया कि एक पॉइंट सी है जो कि लाई कर रहा है ए और बी के, सच दैट ए सी और बी सी बराबर है, यानी डिफाइंड अच्छे से कर रहा है ना, ये डिफाइंड अच्छे से कर रहा है। अब हम इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो मैंने बोला एक, ओहो अच्छा, तो मैंने बोला एक है पॉइंट ए, दूसरा है पॉइंट बी, ठीक है, ठीक है। आपने बोला बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया इस बात को सुन के, तो इस बात को सुन के तो मजा आ गया, है ना? ओके, तो यहां से लेकर यहां तक हमने क्या कर दिया, एक लाइन सेगमेंट बना दिया। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि सी लाई कर रहा है पॉइंट ए और बी के बीच में, सच दैट ए सी और बी सी बराबर है, इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल है यानी सी तो बिल्कुल बीचम बीच है, सी तो बिल्कुल बीचम बीच है। तो अब इधर से एक बात समझ में आ गई, आपको प्रूफ करना है कि जो ए सी है ना वो आधा है ए बी का। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, जो कि हम लोगों ने बना दिया, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब बात को अच्छे से समझना, समझो पहले तो कहीं ना कहीं आपको क्या क्या गिवन है पहले वो लिखो। ए सी बी सी के बराबर है, सबसे पहले अच्छे तरीके से क्या लिखो, गिवन की ए सी जो है भाई साहब वो बी सी के बराबर है। आपको क्या प्रूफ करना है तो वो लिखो टू प्रूफ, टू प्रूफ लिखो भैया कि जो ए सी है ना सर, हमें प्रूफ करना है कि वो आधा है पूरे ए बी का। जो ए सी है ना वो आधा है, ए सी है ना वो आधा है पूरे ए बी का, तो हमें ये प्रूफ करके देना पड़ेगा। ठीक है, हम प्रूफ करके देंगे, हमने इनकार तो किया नहीं भाई साहब, हमने इनकार तो किया नहीं, हम प्रूफ करके जरूर देंगे। उससे पहले आप लोग मुझे एक बात समझाओ कि आपको जो चीज गिवन है हम उसकी मदद ले लेते है ना। ए सी बराबर बी सी, ये इसकी मदद तो मैं ले रहा हूं। ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये चीज गिवन है इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब मैंने क्या सोचा कि मैं दोनों साइड ए सी को जोड़ देता हूं। क्यों, मेरा क्यों दिमाग चला ऐसा, क्योंकि मैंने इधर से सोचा थोड़ा सा ये एक्चुअली है क्या, क्या प्रूफ करना है। तो 2 टाइम्स ऑफ एसी ना, 2 टाइम्स ऑफ एसी यानी क्या होगा कि मुझे इधर एक और एसी तो लगेगा, तो इसलिए बस मैंने क्या सोचा कि दोनों साइड एसी को प्लस करते हैं। तो एसी प्लस एसी है ना, प्लस एसी बराबर बीसी प्लस एसी। देखो लिखता हूं, टेंशन मत लो, बराबर बीसी प्लस एसी। ठीक है, मुझे पता था कि ये ऐसा ही होता है मेरे साथ, और वो भी इसी पेज पे होता है, पीछे वाले पेज पे कभी ऐसा नहीं होगा मेरे साथ, है ना। हमने क्या बोला, हमने बोला कि इफ 2 थिंग्स आर एडेड, है ना, इफ 2 थिंग्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। सुना है कोई, सुना है कहीं? बोले सर एक्सियम है क्या? मैंने बोला हाँ। देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, कौन सा है? एक्सियम नंबर 2। बस मैं सिर्फ और सिर्फ इधर क्या लिखूंगा, इधर पूरा का पूरा आप लोगों को रीजन तो मेंशन करना पड़ेगा। रीजन क्या मेंशन करोगे कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, द होल आर इक्वल। यानी इक्वल ही चीज एसी एसी हमने इक्वल्स में ही ऐड किया, एसी बीसी के बराबर था, तो इक्वल ही चीज हमने इक्वल्स में ही ऐड किया, तो जो पूरा का पूरा होल आएगा वो भी इक्वल ही है। अब मेरे को जरा एक बात बताओ भाई, मैथमेटिकली तो एसी और एसी 2 एसी हो जाता है, हाँ या ना? हाँ सर। बीसी और एसी कितना भाई साहब? ये बीसी और ये एसी, बीसी और एसी को प्लस कर देंगे तो पूरा एबी, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब आपके पास एसी कितना आ गया? आधा ए बी आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलने का बाबा, जल्दी बोलने का टाइम नहीं है। तो एसी आधा ए बी आ गया, वही तो आप लोगों को प्रूफ करना था। एसी आधा ए बी आ गया, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देख लो देख लो, फिर समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो ना चाचा,
क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब तो क्वेश्चन ने और उलझा दिया। क्या बोलता? वो बोलता कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आप लोगों ने लिखा, हमें उससे कोई एतराज नहीं। उसने यही बोला ना भाई कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जो लिखा कि ए और बी के बीच में एक ही मिड पॉइंट है जो कि है सी। तो हम ये चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ए और बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है जो कि है सी, और कोई अलावा नहीं हो सकता। तो हमने बोला लेट, चलो हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो बोल दिया कि पी भी एक मिड पॉइंट है ए बी का। हमने क्या बोल दिया? हम इसको करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं बेटा ऐसी चीजों को। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि मेरे हाथ में मान के चलो चूहा है, लेकिन मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये बिल्ली है। अगर मैं पूरा लग गया इसको बिल्ली प्रूफ करने में, लेकिन एट द एंड में इसको बिल्ली प्रूफ नहीं कर पाया, दैट मीन्स ये कौन निकला? चूहा निकला। अच्छा बच्चों, उसी तरीके से मैं ये मान के चलूंगा कि P मेरा एक मिड पॉइंट है ए बी का, और मैं पूरा लग जाऊंगा उसको मिड पॉइंट प्रूफ करने में, लेकिन अगर मैं उसको मिड पॉइंट प्रूफ नहीं कर पाया, दैट मीन्स वो मिड पॉइंट नहीं है, तो सी मिड पॉइंट है, यही होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोगों ने बोल दिया लेट पी बी माई मिड पॉइंट, है ना, लेट पी बी माई मिड पॉइंट नहीं, लेट पी बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी क्या है? पी मिड पॉइंट है ए बी का। तो अब जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो क्या करना है कि सी ही मिड पॉइंट है ए बी का, तो जो हो जाएगा हो जाएगा। अब अगर पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो आपके पास एपी बराबर पी भी होना चाहिए, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। पी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट तो आधे आधे में तोड़ देता ना, तो एपी पीबी के बराबर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलेगा, ये बात भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और गिवन है लेकिन आप लोगों को कि भाई साहब सी भी तो मिड पॉइंट था, सी भी तो मिड पॉइंट था, और साथ साथ में सी भी मिड पॉइंट है, तो उस हिसाब से ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज भी होगी, ये चीज भी होगी। अच्छा अब आप बहुत अच्छे तरीके से मुझे एक बात समझो। अब हम कर रहे हैं प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में मैं क्या बोल रहा हूं कि मान के चलते हैं अगर सी मिड पॉइंट था, अगर सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर सी मिड पॉइंट होता ए बी का, अगर सी मिड पॉइंट होता ए बी का, तो ए सी आधा होता पूरे ए बी का, तो ए सी आधा होता ना पूरे ए बी का, ए सी, तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ए सी है वो आधा होता ना पूरे ए बी का। हाँ या ना, हाँ या ना, आप तो इतना बताओ बस। हाँ सर, सिंपल सी बात है, ये तो होता। और अभी मैंने कंडीशन चेंज कर दिया, अभी मैंने बोल दिया अगर P इज द मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट होता है एबी का, तो अगर P मिड पॉइंट होता है एबी का, तो आप बोलते सर AP आधा होता पूरे एबी का, AP आधा होता पूरे एबी का, अगर P मिड पॉइंट होता तो। ठीक है, AP आधा होता पूरे एबी का। अब ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब मैंने क्या बोला? अब मैंने बोला भाई साहब एक काम करो। क्या काम करो कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। क्या कर दो? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, यानी कि एपी में से एसी को माइनस करो। देखो पूरे एपी में से अगर एसी माइनस हो गया, सुनना बहुत अच्छे से, एपी में से एसी माइनस हो रहा है, यानी एपी में से एसी माइनस हो रहा है, एपी में से एसी माइनस हो रहा है, एपी में से एसी माइनस हो रहा है, यानी सीपी बचेगा, सीपी बचेगा। क्या बचेगा? सीपी बराबर आधे एबी में से आधे एबी जाएगा तो कितना बचेगा? सर आधा एबी और आधा एबी तो 0 हो जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो कि सीबी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0। सीपी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0, यानी सीपी के बीच में दूरी नहीं है। अब दूरी कब नहीं होती? जब वो दोनों एक होते हैं। हाँ,
यार ये तो प्यार में भी मैंने सीखा है यार, ये तो प्यार में भी मैंने सीखा है कि अगर किसी के बीच में दूरी नहीं है, ये तो प्यार में भी मैंने सीखा है कि अगर किसी के बीच में दूरी नहीं है यानी वो लोग एक ही है। क्या? अगर किसी के बीच में दूरी नहीं है यानी वो तो एक ही है। तो सीपी के बीच में जीरो डिस्टेंस है यानी वो लोग एक ही है। अब एक ही है यानी सी भी यही है, पी भी यही है, सी भी यही है और पी भी यही है। तो हमने माना कि पी हमारा मिड पॉइंट था, हमने माना था, लेकिन हम उसको मिड पॉइंट प्रूव ही नहीं कर पाए। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर assumption that this contradicts the fact that C is the midpoint of AB. P is not the midpoint of AB, C is the midpoint of AB. क्योंकि हमने देखा ना CP के बीच में ही दूरी जीरो है, जीरो यानी C और P coincides each other, है ना। तो यहां पर लिख देना hence, आपको क्या पता चला, hence C और P coincide का क्या मतलब है कि वो दोनों एक ही पॉइंट है, एक के ऊपर एक ही आ रहे हैं, वो C और P coincide each other. Therefore क्या कि C is the midpoint of AB. C is the midpoint of AB. एक लाइन और आती है बच्चों, वो आप लिख लो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं hence के बाद। Hence this contradicts the fact that C is the midpoint of AB. ऐसा भी करके आप लोग लिख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। 2 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से करते हैं, जल्दी। इतना हो गया क्या? पक्का? बढ़ा ले आगे, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। इफ इन फिगर अगर AC, अगर पूरा AC BD के बराबर है तो आपको प्रूफ करना है कि AB CD के बराबर है, AB CD के बराबर है। कर लेंगे। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई? ये चीज तो गिवन ही है ना कि AC जो है वो BD के बराबर है। AC यानी ये पूरा AC ये पूरा BD के बराबर है, यानी एक्स्ट्रा पार्ट कौन आ रहा है? BC आ रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट कौन आ रहा है? एक्स्ट्रा पार्ट तो BC आ रहा है। अब मैंने क्या बोला? अब मैंने बोला भाई एक काम करो, इसी में से AC बराबर BD है ना, तो आप दोनों साइड क्या कर दो? माइनस करवा दो। किसको? BC को। क्योंकि AC में से अगर BC माइनस होगा तभी तो AB आएगा। अच्छा, और BD में से भी जब BC माइनस होगा तभी तो CD आएगा, तो दोनों साइड हम एक ही चीज को माइनस करवा रहे हैं जो कि है PC। तो यहां पर भी BC को माइनस करवाया, यहां पर भी BC को माइनस करवाया, लेकिन अब यहां पर रीजन तो वो पूछेगा कि रीजन क्या है भाई, कैसे माइनस किया। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, है ना, टू इक्वल्स, the holes are equal. If equals are subtracted from equals, है ना, if equals are subtracted from equals, the holes are equal. The holes are equal. मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये होता कैसे, ये भी एक्सियम है, देख लो, दिखा देता हूं। If equals are subtracted from equal, the remainders are equal, यानी कि होल्स आर इक्वल, वही बात है ना। यानी कि ये और ये भी इक्वल ही रहेगा जितना भी आएगा। तो AC में से BC को माइनस करो, AC में से BC को माइनस किया तो AB आया, कितना आया? AB आया। आगे BD में से BC को माइनस किया तो CD आया, कितना आया? CD आया। हो गया अच्छे तरीके से, समझ में आया क्या? AB और CD बराबर हो गए। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बस इतना सही है यार, क्या ही है, कुछ भी नहीं है। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्या बोलता है? वाई एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। भाई सिंपल सी बात है, वो एक्सियम की बात कर रहा है, वो पोस्टुलेट की बात ही नहीं कर रहा। तो अब हम लोग जाते हैं जरा यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट पे, जो कि क्या है?
यूक्लिड्स का पहले फिफ्थ पोस्टुलेट देख लो आप लोग, ओ एक्सियम देख लो। हाँ क्या है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक स्टेटमेंट है, हाँ या ना, हाँ या ना, और ये स्टेटमेंट तो हमेशा करेक्ट होगा ना। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू इन एवरी सिचुएशन। जो होल होता है वो बड़ा ही होता है ना पार्ट से। अरे भाई मेरी बहन मेरे को थप्पड़ मार के पता है क्या करती थी, एक डेयरी मिल्क का टुकड़ा था, तो वो डेयरी मिल्क के 3 टुकड़े निकलते थे, 5 रुपए की अगर डेयरी मिल्क आती थी तो भाई उस 5 रुपए की डेयरी मिल्क में से वो मुझे इतना सा पार्ट देती थी, सिर्फ ये पार्ट देती थी, बाकी पूरा खुद लेती थी। तो अब मैं पूछता था दीदी आप मेरे को इतना कम क्यों दे रहे हो, तो वो बोलती थी तू कम खा रहा है या फिर थोड़ा और दूं, ऐसे करके इशारा बताती थी, थोड़ा और दूं। मैंने बोला ठीक है दीदी चल जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्चुअली क्या है, ये है पार्ट, पूरे होल का ये समथिंग कुछ पार्ट है, और ये पूरा क्या है सर, ये पूरा एक होल है। एक काम करते हैं, ये पूरा, ओहो ये पूरा एक होल है ना, इधर से लेकर इधर तक। तो अब आप मुझे बताओ होल बड़ा या पार्ट बड़ा, तो सर होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पार्ट। होल जो होता है वो बड़ा होता है, पार्ट जो होता है वो छोटा होता है। ये तो डेयरी मिल्क वाला केस है। अब केक गलती से निकल गया तो आप केक वाला एग्जांपल ले लो, भाई केक का स्लाइस काटोगे तो स्लाइस बड़ा या केक बड़ा, सर केक बड़ा। तो होल बड़ा होता है, पार्ट यानी स्लाइस छोटा होता है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू इन एवरी सिचुएशन। समझे समझे समझे, हाँ। तो बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, कंसिडर्ड है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बस अच्छे से मैं लिख देता हूं, क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में, इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। सो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि बहन छोटा टुकड़ा तो देती है वो पार्ट कहलाता है, और पूरा डेयरी मिल्क का टुकड़ा वो क्या कहलाता है, वो होल कहलाता है। सो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आई होप आप लोगों को ये सेशन बढ़िया लगा होगा यार। तो बस आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, मजा आया होगा आप लोगों को। गाइस हमारे इस फ्रीडम सेल पे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि 79% ऑफ है, तो आप लोग ले सकते हो कोर्सेज को, है ना। अब सोचो 79% कितना होता है, बहुत होता है, यानी कि सिर्फ 21% पे करो और आप लोग फायदा उठा सकते हो मस्त तरीके से सारे कोर्सेज का। जेई हो गया, नीट हो गया, सीबीएसई 10th हो गया, 9th हो गया, है ना, 8th हो गया, 7th हो गया, तो वो लाइव है भाई अभी तक, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहेगा 17th of August तक। और दूसरा एमवी सेट का टेस्ट आप लोगों को देना चाहिए अगर आप लोगों को लैपटॉप, है ना, कोर्सेज, और आप लोगों को आईपैड्स, आईफोन्स, मतलब बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, कैश प्राइजेस भी हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को देना चाहिए। लिंक एमवी सेट का नीचे लगा दिया है। तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।